नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज चौथा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रख सकती हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला संबोधन होगा। क्या कुछ आज रहने वाला है संसद के भीतर, आइए डाल लेते हैं एक नज़र। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी संबोधित। ओम बिरला लगातार दूसरी बार चुने गए लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर सदन में ध्वनि मत से हुआ निर्णय। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। ओम बिरला ने जताया सभी दलों का आभार। सभी सदस्यों से सदन के संचालन में मांगा सहयोग। राज्यसभा के 264वें सत्र की भी आज से हो रही है शुरुआत। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, एस फांगनोन कोन्याक, राज्यसभा सांसद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्यसभा का सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। कितना महत्वपूर्ण होता है सत्र का पहला दिन? बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक है कि जब सेशन स्टार्ट होता है तो एक नियम होता है। तो एंड दिस is the beauty of democracy, that you have sessions beginning अभी NDA 3 under the stewardship of Honorable Prime Minister बहुमत से अच्छा से NDA 3 आया है. The government is working, so this is the beauty of democracy, that today we have the joint sitting now which our Honorable President will address. So ये बहुत important दिन है। और हमने कल देखा लोकसभा के भीतर पहले एक ऐसी आशंका बन गई थी कि संभवतः कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए पहली बार चुनाव होगा, लेकिन चुनाव की नौबत नहीं आई और कंसेंसस जो है वो चुन लिए गए हैं। ये भी हमारी संसदीय प्रक्रिया को मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है, बिकॉज दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि आपके लिए यू हैव डिफरेंट, डेमोक्रेसी गिव्स यू सो मैनी टूल्स कि कंसेंसस भी होता है, एक दो बार वोट डिवीजन भी होता है। तो आज कल जो देखा है कंसेंसस से हुआ है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज रूलिंग एंड ओपोजिशन बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। हाँ, कल ये बात चली भी, ये भी कहा गया विपक्ष की तरफ से कि जो है कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है विपक्ष भी सरकार की तरह जनता का, तो उसको भी सदन के भीतर कार्रवाई के दौरान समान अवसर दिया जाए। सबको अवसर मिलता है। और हमने देखा कि पिछले कार्यकाल में विशेष रूप से अगर हम ओम बिरला जी की बात करें, एक लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने रिकॉर्ड जो है कार्रवाई पर ध्यान दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और फर्स्ट टाइमर्स, महिला और युवा सांसदों को उन्होंने बहुत ज़्यादा अवसर दिया। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सदन के भीतर महिलाओं और युवाओं को ज़्यादा अवसर देना? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द डेमोक्रेसी सबका आवाज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे जब हाउस चलाता है, सो व्हेन यू गिव वॉइस टू वीमेन, व्हेन यू गिव वॉइस टू यूथ, देन everyone's voice resonates for the nation, for nation building. Everyone's contribution is included. So बहुत inclusive है, and ये beauty of democracy है। और सबसे बड़ी बात है कि आप नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरीके से राज्यसभा में सांसद के तौर पर, और हमारी माननीय राष्ट्रपति भी एक महिला है, और आज वो संयुक्त सत्र को जो है वो संबोधित करने वाली हैं। राज्यसभा और लोकसभा के तमाम सांसदों को संवेद रूप से आज एड्रेस करने वाली है। कितना महत्वपूर्ण लम्हा होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक महिला है, सेकंड एक ट्राइबल भी है, मैं भी एक ट्राइबल हूँ, तो इसीलिए इसमें बहुत खुशी है, प्राइड है। एंड अभी जो सरकार है इंक्लूसिव है, क्योंकि हमारा राज्यसभा में
लास्ट टाइम पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जो था 50% महिलाओं को इंक्लूड किया है। सो ये इंक्लूसिवनेस जो है सब में इन ऑल एंगल्स अभी है, और आने वाले दिनों में तो और भी ज़्यादा है। सरकार जो है एक कानून लेकर आई है, पहले विधेयक के तौर पर वो पास हुआ दोनों सदनों में, फिर कानून बन गया है। महिलाओं को आरक्षण होगा सदन के भीतर, फिर संख्या जो है संख्या बल महिलाओं का वो ज़्यादा हो जाएगा। वो कितनी महत्वपूर्ण पहल है संसदीय प्रक्रिया या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखते हुए। ये जो है लीडरशिप के ऊपर, जो जिसका लीडरशिप है उसका ऊपर ये उसका ओपिनियन जो है उसका हिसाब से जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप एंड एक्चुअली it needs a great leader to recognize that women are now more than 50% of the population and their voice needs to be heard and they need to be included. So recognizing that, I commend the leadership which has recognized that and given equal chance to women. जी हाँ, और हम बता दें कि हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ने वाले हैं। प्रवीण खंडेलवाल लोकसभा सांसद, पहली बार संसद पहुँचे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले वो हमारे साथ जुड़े, हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर में यानी कि सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाली हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रख सकती हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कह सकते हैं पहला संबोधन होगा, और नई लोकसभा का पहला सत्र गत सोमवार को शुरू हुआ और राज्यसभा का 264वां सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। जहां बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और हम बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही है, तो हो सकता है इसमें कुछ और परिवर्तन हो, राष्ट्रपति बग्गी के स्थान पर किसी अन्य वाहन के से संसद भवन पहुंचे। वहां पर संसद भवन के मुहाने पर प्रधानमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संसद भवन के गज द्वार पर उनका यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे, जहां से उन्हें पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक ले जाया जाएगा। हम आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों की रूपरेखा बताती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्तारूढ़ दल संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता है, जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 या 3 जुलाई को धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। जैसा मैंने कहा कि हमारे साथ एक और माननीय सांसद जुड़ जाएंगे। प्रवीण खंडेलवाल लोकसभा सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई पहली बार संसद पहुंचने पर। जब पहली बार गए और हस्ताक्षर किए, आपने शपथ ली, तो क्या फील आई आपके मन में? मुझे बहुत गर्व और सम्मान की अनुभूति हुई कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में उसके एक सदस्य के रूप में मुझे बैठने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से ये किसी भी भारतीय के लिए बहुत सम्मान की बात है। जी हाँ, सम्मान की बात है। और कल का दिन बहुत विशेष महत्व का था कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा उसका जो है निवारण हो गया है, और एक बार पुनः ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ध्वनि मत से उनका चुनाव हुआ है। एक तरीके से वो सर्वसम्मति कहलाएगी जी। और बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आदरणीय श्री ओम बिरला जी को 5 वर्ष का सदन चलाने का बहुत विस्तृत अनुभव है, और पूरी उम्मीद है कि सदन के सभी सदस्य सदन की जो आवश्यकताएं हैं और सदन से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार चर्चा करके देश के लिए अच्छा काम करेंगे। जी हाँ, और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक
परिपाटी है, एक परंपरा है, एक संसदीय प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करती हैं और आज 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाली हैं राज्यसभा और लोकसभा के। यह भी हम सब संसद सदस्यों के लिए बड़ी बात है कि देश के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं के कमांडर राष्ट्रपति भवन आएंगी और वो पूरे राष्ट्र को संसद भवन के माध्यम से संबोधित करेंगी। हम सब लोग बड़े उत्सुक हैं कि राष्ट्रपति जी अपने संबोधन में क्या कुछ संदेश देश को देना चाहती हैं। जी, कोन्याक जी यहाँ पर राज्यसभा से हैं, सांसद हैं और इनसे अभी चर्चा हो रही थी आपसे आने से पहले कि कहीं ना कहीं नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, देश का प्रतिनिधित्व करती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और पिछले सत्र में सरकार ने एक विधेयक पेश किया था, वो कानून बन गया है और अब महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो थोड़ा सा आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या ये हमारी जो हम एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं, इस मायने में भी ये कदम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? तो मुझे लगता है कि ये भारत की आत्मा है। अक्सर देखें तो 50% ह्यूमन रिसोर्स हम लोग उसको सशक्त नहीं कर पाते किन्हीं भी कारणों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक पहल शुरू की है। पिछले जैसे आपने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी योजना आई लखपति दीदी की, और मैंने चूँकि स्वयं उस योजना पर पूरे देश में काफ़ी काम किया है, तो उसके माध्यम से हम न केवल महिलाओं को सशक्त के साथ साथ हम उनको वित्तीय रूप से भी सशक्त बनाएं, ये उस योजना का बड़ा मामला है। और मैंने तो अपने चुनाव क्षेत्र में लगातार इस पर मैं विशेष रूप से मैंने एक समूह का गठन किया है और मैं अपने चुनाव क्षेत्र में इसको विशेष रूप से करने वाला हूँ। महिलाओं की सशक्तिकरण और महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और उनका सशक्तिकरण, ये दो बड़ी बातें हैं जो मुझे लगता है कि हर सांसद को अपने उसमें करनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारा 50% ह्यूमन रिसोर्स है। फोंगनोन कोन्याक जी, क्या आपकी भी प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगी? आप जैसा कि यहाँ पर नारी शक्ति वंदन का तो जिक्र हमने किया ही, इसके अलावा प्रवीण जी ने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी है और वो है लखपति दीदी की। और प्रवीण जी ने कहा कि मैं खुद इस विषय को लेकर जो है जनता के बीच जा रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। कितना महत्वपूर्ण है और क्या उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में भी लखपति दीदी को लेकर महिलाओं में ज़्यादा अगर विशेषतर बात करें तो क्या उसमें उनको लेकर कुछ सुगबुगाहट है और उनका ध्यान है? Yes, this issue has been very important and this is one thing that Prime Minister has always taken forward, the focus on women-led development. So it is not only Lakpati Didi, but Prime Minister has taken this last year's G20, one of the themes was women-led development. So this has really resonated with the people because there, even in the Northeast, there is a lot of women leadership coming up, and all this is because of the focused initiatives of our Honorable Prime Minister. जी, प्रवीण जी, एक सांसद के तौर पर भी और हमने देखा कि आप सार्वजनिक जीवन में अलग अलग विषयों को उठाते रहे हैं और उसमें से व्यापारियों से जुड़े हुए मुद्दों को आपने जो है आवाज़ देने का प्रयास किया है। अगर बात करें एक सांसद के तौर पर लोकसभा के भीतर आप कि क्या प्राथमिकताएं होंगी, कौन से विषय ऐसे होंगे जिन पर आपको अगर अवसर मिला तो आप सदन के भीतर उसे रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले बहुत लगातार आता रहा हूँ, तो एक व्यापारी नेता के रूप में आया और सांसद के रूप में किसी भी टीवी चैनल पर ये मेरा पहला मौका है। तो उसके लिए मुझे खुशी है कि मैं संसद टीवी से टीवी स्टूडियो की शुरुआत कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और हमारी भी जो है भागीदारी और ज़्यादा मजबूत हो रही है निश्चित रूप से। जहां तक देखिए व्यापारियों का सवाल है, पिछले 5 से लेकर के 10 वर्षों की यात्रा में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी काम हुआ है। जहां बहुत सारे कानूनों में व्यापारियों के लिए जेल के प्रावधान को हटाया गया, वहीं बहुत सारे कानूनों को हटाया भी गया जो कानून रिडंडेंट हो गए थे। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि वो व्यापार के लिए नए अवसर पैदा करना है, टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई कराना है, नेशनलाइज कराना है।
इस संदर्भ में मैं धन्यवाद दूंगा जीएसटी काउंसिल को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को कि अभी जो जीएसटी की मीटिंग 22 तारीख को समाप्त हुई, उसमें जो निर्णय हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की सोच को पूरे तौर पर परिलक्षित करता है कि जीएसटी में इतने सारे छूट दी गई। लगभग मेरा अपना अनुमान है कि इससे देश के व्यापारियों को लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लाभ हुआ। जो इंटरेस्ट और पेनल्टी उनका कसूर नहीं भी था, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी के रूप में उनको देना पड़ता। तो व्यापार के लिए ढांचा अच्छा बने, हमारा डोमेस्टिक ट्रेड अच्छे तरीके से काम करे, व्यापार के नए अवसर मिले और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि ग्लोबल ट्रेड में हमारा परसेंटेज अभी कम है, हमें उस परसेंटेज को आगे बढ़ाना है। तो चूँकि मैंने व्यापारिक क्षेत्र में काम किया है, मैं व्यापारियों को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये भी मेरी बड़ी प्राथमिकता में है कि देश के व्यापार और लघु उद्योग के लिए व्यापार और इंडस्ट्री चलाने के अवसर कैसे नए बढ़ाए जाएं, उनको सहूलियतें कैसे दी जाएं और एक कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर कैसे डेवलप किया जाए जिसमें हमारी उद्यमिता हमारी बढ़े, स्किल डेवलपमेंट हो, स्टार्टअप नए नए आए हैं। मैं बहुत जल्दी अपने चुनाव क्षेत्र में एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर खोलने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ यूथ से मिला तो मैंने देखा यूथ के पास आइडियाज़ बहुत है, लेकिन उनकी हैंड होल्डिंग कोई नहीं करता। मैं बहुत जल्दी अपने चुनाव क्षेत्र में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर खोलने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम व्यापार और इकोनॉमी को लेकर के मेरा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो चीज़ें भी हम बिल्कुल लगातार मैं अपने इस सत्र में मैं उसे करूँगा। जी हाँ, वो जो तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं संसद टीवी के माध्यम से, उपराष्ट्रपति आपको नज़र आ रहे होंगे। और आज दिन इसलिए भी विशेष है चूँकि आज राज्यसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। सभापति और उपसभापति हरिवंश जी उनका स्वागत करते हुए पुष्प गुच्छ के साथ उनको अभिवादन देते हुए संसद भवन के बाहर की तस्वीरें हैं और सेक्रेटरी जनरल भी उनके साथ हैं। और अभिवादन और स्वागत के पश्चात उपराष्ट्रपति सदन के भीतर जाते हुए, जी हाँ, आज एक तरफ राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से आज संबोधित करने वाली हैं, राज्यसभा और लोकसभा को, और आज से राज्यसभा के सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। कोनिया जी, अगर बात करें, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि इनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, सदन के भीतर इनकी नई पारी शुरू हो रही है, आपकी पारी में निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। इस कंटिन्यूटी में जब नई सरकार के गठन के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सांसदों को अवसर मिलेगा, तो क्या कुछ आपके जहन में है, कौन से मुद्दे, कौन से बिंदु हैं जो आप सदन के भीतर उठाना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है और नॉर्थ ईस्ट का जो है कंट्रीब्यूट बहुत कर सकता है नेशन बिल्डिंग के लिए, फॉर द नेशन। इसलिए contribution of North East and the progress of North East, this is a very important thing because Prime Minister pehle North East felt very disconnected from the nation, from the mainland. After Prime Minister Modi, we feel connected now. So the distance between Delhi and the North East has reduced. So this should translate into the contribution of North East towards nation building. So ये होगा फोकस। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये भी गिनाई जाती है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया। और उस मंत्रालय के माध्यम से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से विस्तार देने का प्रयास किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहाँ पर रोड्स, ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवे लाइंस पहुँच रही हैं, नए नए एयरपोर्ट्स वहाँ पर शुरू हो रहे हैं, और कुछ क्या आपको लगता है कि एक सांसद के तौर पर कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ये चीज़ें और ऐड हो जाएं, ये चीज़ें और जुड़ जाएं, तो वहाँ के विकास को और गति मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में? वहाँ जो अभी हो रहा है, वहाँ का प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जो है फास्ट पेस है, बहुत अच्छा से चल रहा है। वी नीड मोर बेटर कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हुआ है, बट देन अगेन बेटर कनेक्टिविटी सो दैट नॉर्थ ईस्ट में जो अभी वी कैन हैव मोर इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, so that more investments come, so we need better connectivity. Connectivity is improving, but we still need to improve on the connectivity.
नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, बैम्बू को ट्री की कैटेगरी में डाला हुआ था। इस सरकार ने ट्री की कैटेगरी से उसे निकाला है, क्योंकि बैम्बू हमारे यहाँ पर बहुत होता है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन हम बैम्बू से बने हुए सामान को, वस्तुओं को चीन से या दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते थे, और हमारे जो अपने लोग हैं, जो बैम्बू किसान हैं, उनका रोज़गार जो है वो कहीं ना कहीं मारा जाता था। अब वो बदलाव कुछ नज़र आ रहा है, बैम्बू को ट्री कैटेगरी से जो हटाया गया है उसका फ़ायदा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मिल रहा है। डेफिनेटली, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स वेरी रिसोर्स रिच। सो व्हेन यू कैन नॉट यूज a certain product to its full optimal usage, then there is a loss. But now it has been removed from the category, so definitely there is a growth in this artisans handicraft industry. Also initiatives like this, jo pehle it's like earlier people did not bother so much, but now you can see in all these small initiatives that people think it's a small thing, but then for the region it's a big thing. So all these initiatives are really helping the people. Yes. प्रवीण खंडेलवाल जी, आपने अपने बिंदु बताए कि संसद के भीतर आपकी प्राथमिकताएं कौन सी होंगी, किन विषयों को आप जो है लोगों के बीच और सदन के भीतर जो है सामने रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का जिक्र लगातार चल रहा है, और ये जो है कहीं ना कहीं कोनिया जी भी मान रही हैं कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी पहले से बेहतर हुआ है और अधिक बेहतर होगा। दिल्ली से और ज़्यादा जुड़ा होगा, राजधानी दिल्ली से, तो वहाँ की विकास की संभावनाएं और अधिक प्रबल होंगी। तो क्या कुछ किया जाना बाकी? देखिए, मैं भी क्योंकि सांसद बनने से पहले मैं पूरे देश में व्यापारियों के नेटवर्क को देख रहा था। मैं बहुत बार नॉर्थ ईस्ट गया हूँ। मुझे एक जो वहाँ लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो निश्चित रूप से काफ़ी हुआ है क्योंकि डॉनियर बनने के बाद, बट जो एक चीज़ तो मुझे दिखाई देती है, मुझे लगता है मेरी ऑनरेबल कुलीग इस बात से सहमत होंगी, हम यहाँ से जो सामान वहाँ भेजते हैं उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो वहाँ के प्रोडक्ट के कॉस्टिंग में उसका एक बड़ा परसेंटेज है। मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगती है उनको, जो क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बन करके आता है, तो जो रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है या जो कंज्यूमेबल्स यहाँ से जाते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कम हो, इस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो बहुत सारे ट्रेडर हैं उन्होंने मेरे से इस बात को कहा है, मेरे सांसद बनने से पहले भी कहा और अभी भी उन्होंने मेरे से कहा है। और इसी प्रकार से हम अपने संगठन के माध्यम से हमने दो एरिया को चिन्हित किया, एक नॉर्थ ईस्ट को और एक जम्मू कश्मीर को। हम जम्मू कश्मीर में हमने ट्रेडर्स की डेवलपमेंट काउंसिल बनाई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल, जम्मू के लिए अलग, कश्मीर के लिए अलग और लद्दाख के लिए अलग। इसी प्रकार से हम नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बना रहे हैं। तो वहाँ के जो व्यापारी हैं, वहाँ जो प्रोड्यूस होता है उनको बड़ा मार्केट यहाँ पर कैसे मिले, और यहाँ से जो सामान वहाँ जाता है उसको मार्केट वहाँ पर कैसे इजीली मिल जाए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। इन पर मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा यदि काम करें और संसद सत्र समाप्त होगा तो मैं वहाँ हमारे जो कुलीग पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं मैं उनसे भी बात करूँगा, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे। एक कनेक्टिविटी को अगर हमने जोड़ दिया तो मुझे लगता है कि वो कनेक्टिविटी का अगर स्ट्रेंथन हो जाती है तो नॉर्थ ईस्ट को हम बहुत बड़े हब के रूप में बना सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट का आपने जिक्र किया, हैंडीक्राफ्ट एक स्ट्रेंथ है नॉर्थ ईस्ट की। हैंडीक्राफ्ट के अलावा बात करें तो हर्ब्स नॉर्थ ईस्ट में जो है इस बेशकीमती हर्ब्स होती हैं जिनकी न केवल डिमांड इंडिया में है, भारत में है, बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। हर्ब्स से जुड़े हुए जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके लिए क्या कुछ बहुत कुछ किया गया है सरकार की तरफ से, और कुछ क्या आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें की जाए जिनसे उनके जीवन में और ज़्यादा बेहतरी हो? ये जो है नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, सो ऑल दिस थिंग्स अभी वी नीड न्यू इन्वेस्टमेंट। अभी जो कहा है ऐसे वी नीड पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू बाय दोज प्रोडक्ट्स एंड दे हैव टू बी मेड अवेयर दैट दोज प्रोडक्ट्स आर देयर अवेलेबल। So that is one. North East is rich not only in biodiversity and in handicrafts because GI tax भी बहुत मिला है North East का products जो है. So we can center this investment around the GI products. That is one. And also North East का human resource जो है वो बहुत strong है. We have young population who are conversant in English
and many of them they go out of the Northeast and not only to India but then they go abroad. So Northeast का contribution जो है बहुत हो सकता है. And also Prime Minister has said at the Look East policy पहले था, अभी Act East policy हो गया. So Northeast is now taken as the gateway to Southeast Asia. तो इसीलिए इसमें अगर connectivity हो रहा है, and now as mentioned by honorable colleague, if this increases then of course Northeast has a lot of potential for growth and prosperity. चलिए, थोड़े से समय में आप बहुत सारे बिंदु जो हैं आप बताने में सफल रही हैं, और आपने जैसा कहा कि नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट को लेकर, वहाँ के फार्मर्स को लेकर बहुत कुछ किया गया है, और कुछ जो बची चीज़ें हैं हो सकता है कि इस कार्यकाल में वो पूरी हो जाएं। और जैसे आपने कहा कि न केवल देश में बल्कि विदेश में भी एक भारत की शक्ति के तौर पर नॉर्थ ईस्ट आने वाले समय में उभर कर आ सकता है। राज्यसभा का सत्र भी आज से शुरू हो रहा है, आपको निकलना है, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, प्रवीण जी से बातचीत को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। फांगनोन कोनिया जी को जाना है, हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज 18वीं लोकसभा का आज चौथा दिन है, वहीं आज से राज्यसभा की शुरुआत हो रही है। आइए जानते हैं दोनों सदनों के कामकाज के बारे में कि क्या कुछ आज होने वाला है। लोकसभा की पहले बात कर लेते हैं। लोकसभा में जिन सदस्यों ने पहले शपथ नहीं ली या फिर प्रतिज्ञान नहीं लिया, वो शपथ या प्रतिज्ञान आज लेने वाले हैं। महासचिव राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति पटल पर रखेंगे। सत्रहवीं लोकसभा के 15वें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त 12 विषयक महासचिव सभा पटल पर रखेंगे। वहीं राज्यसभा के पहले दिन यानी कि आज सदस्य विधिक रूप में संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। राज्यसभा के 264वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए गए और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान किए गए विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण महासचिव सभा पटल पर आज रखने वाले हैं। हम आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। ओम बिरला को दोबारा लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। उन्हें ध्वनि मत से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। बुधवार को उन्हें ध्वनि मत से स्पीकर चुन लिया गया है। ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने के बाद नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ओम बिरला को स्पीकर के आसन तक लेकर गए। ये उस समय की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दी और विश्वास जताया कि उनके दूसरे कार्यकाल में संसद देश के नागरिकों के सपनों को पूरा करेगी और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नए नए कदमों से नए कीर्तिमान भी स्थापित करेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के
इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये संसद भवन की तस्वीरें हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे मुहाने पर संसद भवन के, और वहाँ से अंदर जाएंगी राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा दोनों संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर प्रधानमंत्री प्रवेश करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक स्वस्थ परंपरा है, एक परिपाटी है कि राष्ट्रपति का स्वागत स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं और उनके साथ मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, कल ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया। ओम बिरला जी एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष हो गए। आपका एक नया कार्यकाल है सांसद के तौर पर, लेकिन आपने पिछले जो है सत्र में देखा होगा, 17वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी महिलाओं को और युवाओं को और पहली बार संसद में पहुंचने वाले सांसदों को अवसर देने के लिए जाने जाते हैं, और आप पहली बार संसद में पहुंचे हैं। क्या कुछ आपके मन में भाव आ रहे हैं? कल भी ओम बिरला जी ने इस बात को सदन में कहा कि पिछले सत्र में उन्होंने नए सांसदों को मौका दिया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो नहीं बोलना चाहते थे उनको भी कह करके बुलवाया गया। और मैं भी इसलिए बहुत उत्सुक हूँ कि मैं कब पहली बार संसद में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और चूँकि ओम बिरला जी आसन पे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नए सांसदों को ज़्यादा मौका मिलेगा ताकि वो अपनी बात भी कह सकें। और हम सब भी जो नए सांसद हम प्रयास कर रहे हैं, संसदीय परंपराओं का, संसदीय मूल्यों का हम लगातार स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नए हैं तो कहीं हमसे कोई त्रुटि ना हो। और हम सब नए सांसद जितने भी हैं अक्रॉस पार्टी लाइन, हम सब लोग उत्सुक हैं कि हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ये नए सांसदों के लिए क्या ये दोहरा अवसर होता है? एक जो जीवन पर्यंत उन्होंने किया उसको रिफ्लेक्ट करने का, उसको साझा करने का सदन के माध्यम से, दूसरा सीखने का, वरिष्ठ सांसदों से सीखने का। देखिए, दो बातें हैं। भारतीय संसद एक बहुत बड़ा फोरम है। आपने सही कहा कि हम सब लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, तो वो काम अपने अपने तरीके से हमने लोगों तक पहुंचाया। लेकिन संसद में रह कर के संसद सदस्य के रूप में बात को कहना, वो उसका जो प्रसारण है और लोगों तक जो मैसेज जाता है वो बड़ा मैसेज है, तो वो तो निश्चित रूप से है। साथ साथ जितने भी हमारे वरिष्ठ सांसद हैं, लगातार पिछले 3-4 दिन से जब हम संसद में बैठे हैं, वरिष्ठ सांसद भी बड़े भाई की तरीके से वहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोगों को बता रहे हैं कि देखो अब ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हम सीख भी रहे हैं और संसद में कैसे अपनी बात कहनी, संसद में आचरण कैसा होना, सदन के बाहर कैसा होना, सदन के अंदर कैसा होना, ये सब भी हम वरिष्ठ सांसदों से सीख रहे हैं। और उसके लिए मैं अपने वरिष्ठ सांसदों को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि वो बड़े भाई की परफेक्ट भूमिका में
हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, एक व्यापारिक मंडल के पदाधिकारी होने के नाते आपने व्यापारियों का प्रतिनिधित्व हर जो है क्षेत्र में किया है और आप यहाँ पर भी उनकी आवाज़ बनकर कहीं ना कहीं पहुँचे हैं संसद के भीतर। लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि आपके व्यक्तित्व की एक विशेषता समाज सेवा भी है। समाज से जुड़े हुए तमाम सरोकारों को आप सामने लाते रहे हैं, उनका निवारण किस तरीके से किया जाए उसका भी आप प्रयास करते रहे हैं। तो ऐसे कौन से सामाजिक मुद्दे हैं, विषय हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं? देखिए, मैंने आपने बिल्कुल सही कहा, व्यापारी मेरा मुख्य विषय था, लेकिन उसके साथ साथ जितनी और सामाजिक घटनाएं होती हैं उन सब का कहीं ना कहीं संबंध व्यापार से होता है। मैंने कोशिश की है कि मैंने भी कार्यकाल अपना शुरू किया है तो मैंने पटरी पर बैठ कर के चौपाल लगाना शुरू किया है और मैं लगातार उसको लगाऊंगा। सरकारी अधिकारी मेरे साथ होते हैं, आम पब्लिक, देखिए सबसे बड़ा क्या है, विश्वास का संकट है। चुनाव में जब हम जाते हैं तो हम अनेक तरीके की बातें करते हैं। अक्सर ये कहने को मिलता है कि चुनाव जीतने के बाद कोई आता नहीं है। मैंने कहा कि इस पॉलिटिकल नैरेटिव को आप सबको मिलकर ठीक करना है। शुरुआत मैंने की है, मैं पटरी पर बैठ कर के चौपाल लगा रहा हूँ, मैं इलाकों में राउंड ले रहा हूँ, मैं अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहा हूँ और आम आदमी को के साथ एक्सेसिबिलिटी, वो लम्हा भी आ गया। जी हाँ, संसद में आज में इतना ही। आपसे कुछ देर पश्चात लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी, सीधी तस्वीरें हम साझा करेंगे और जो कार्रवाई होगी राज्यसभा की और लोकसभा की वो आपको लाइव दिखाएंगे संसद टीवी पर। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।